नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9। ओके, पेज नंबर 9 का हम पढ़ेंगे, स्पेशली 9, 10 जो पेज नंबर है। टॉपिक हमारा है आज का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो पहले देखते हैं फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस इन द वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो पहले एक चार्ट देख लेते हैं। आई अपील ऑल ऑफ यू, प्लीज़ ड्रॉ द चार्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली। ओके, तो आप देखिए, ये है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर, सेकेंड है इकोनॉमिक फैक्टर, थर्ड है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ओके, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फिर लैंडफॉर्म्स है, फिर क्लाइमेट है, फिर सॉइल है। और इकोनॉमिक फैक्टर्स में मिनरल्स है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, देन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो आप ज्योग्राफिकल फैक्टर पढ़ते हैं, क्लियर। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये देखिए, पहला जो है ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मैं एक के बाद एक डिस्कस करूँगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसे पॉपुलेशंस को डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले देखिए, जहाँ पर फ्रेश वाटर है, मान लो ये एक रिवर है और रिवर में फ्रेश वाटर है, तो आपको रिवर के आसपास में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस दिखाई देगा। पॉपुलेशन जो है वो फ्रेश वाटर जहाँ पर मिलता है वहाँ पर पॉपुलेशंस क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर क्या करते हैं, सेटलमेंट होता है पॉपुलेशंस का। वाटर किस लिए चाहिए, वाटर ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, वाटर बाथिंग के लिए चाहिए, वाटर कुकिंग के लिए चाहिए। और क्लियर, ऑल्सो वाटर बहुत सारे गाय भैंस के लिए चाहिए, वाटर उनके खाने पीने के लिए। तो गाय भैंस के लिए, कैटल के लिए वाटर चाहिए। फिर आप वाटर किस लिए चाहिए, फिर देखिए वाटर एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, क्रॉप्स के लिए एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसके लिए वाटर चाहिए। इंडस्ट्रीज अगर है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वाटर होता है, इसीलिए बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री है उसके आसपास में रिवर मिलेगा आपको। ओके, इंडस्ट्री में भी वाटर चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट है, पहले क्या किया जाता था, इंडस्ट्री के का जो प्रोडक्ट है वो वाटर में दिया जाता है, नाव में। ओके, नाव या शिप या जहाज़ में वाटर को यूज़ किया जाता है और जहाज़ से ये सब सामान, ओके, इंडस्ट्रियल सामान एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं, इसे कहते हैं नेविगेशंस। ओके, उसे क्या कहेंगे, नेविगेशन। तो नेविगेशंस के लिए वाटर चाहिए, क्लियर। तो इसीलिए पूरा वर्ल्ड में जहाँ पर रिवर वैलीज है, हमने देखा है रिवर वैलीज, नाइल वाटर वैलीज, नाइल रिवर वैलीज। तो नाइल इजिप्ट में है, ये अफ्रीका है, ये नाइल है इजिप्ट में। नाइल सिविलाइजेशंस रिवर वैलीज के पास हुआ था। इंडस सिविलाइजेशंस इंडस रिवर के आसपास में हुआ था। तो जहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लियर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हम पढ़ते हैं, बुक से ही पढ़ेंगे। आप बुक से नोट लिख लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, बुक से ही, क्लियर। ये देखिए, फास्ट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये आता है एग्ज़ाम में, बहुत आता है, क्लियर। तो फास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ। ओके, सो पीपल प्रिफर देन हम जाते हैं, पीपल प्रिफर टू लिव इन एरियाज व्हेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। ओके, वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग and also for cattle, crops, industries and navigation. It is because of this that river valleys are among the most densely populated areas of the world. ये हो गया आपका। सेकंड में जाते हैं, सेकंड देखते हैं, यहाँ से मैं समझा दूंगा। सेकंड में है लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म्स क्या होता है, एक तो माउंटेन बा हिली एरियाज लैंडफॉर्म्स होता है, फिर एक प्लेन होता है। ओके, एक तो माउंटेन होता है और हिली एरियाज होता है, माउंटेन और हिली एरियाज। दूसरा है प्लेन। माउंटेन और हिली एरियाज में इंडस्ट्री बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्लियर। ओके, फिर ट्रांसपोर्टेशंस, माउंटेन एंड हिली एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं होता,
ओके। ट्रेन, स्पेशली ट्रेन, ट्रेन के लिए पूरा लाइन चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट के लिए माउंटेन और हिली एरिया में बहुत प्रॉब्लम होता है। दूसरा, और अगर हम देखें प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया में क्या होता है, प्लेन एरिया में इंडस्ट्रीज़ होता है, सेटलमेंट्स होता है, इंडस्ट्रीज़ होता है, और ट्रांसपोर्ट भी अच्छी तरह से किया जा सकता है। आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह से रेलवे, रोडवे सब बना सकते हो। इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहते हैं, प्लेन में रहते हैं। और प्लेन में क्या होता है, प्लेन में एग्रीकल्चरल फील्ड होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस भी होता है। ऐसा नहीं कि माउंटेन में नहीं होता, माउंटेन में बहुत कम होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होता है, प्लेन एरियाज़ में। इसीलिए प्लेन एरियाज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं, माउंटेन्स में कम रहते हैं। उसके बारे में बोला है। लैंड फ्रॉन्स, ये देखिए, पीपल प्रिफर टू लिव ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लॉप्स. This is because such areas are favorable for production of crops, to build roads and industries. The mountains and hilly areas hinder मतलब problem होता है, the development of transport network and hence initially do not favor agriculture and industrial development. इसीलिए पहले माउंटेन एंड हिली एरियाज़ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ था और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं हुआ था। ओके, सो दीज एरियाज टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड। माउंटेन और हिली एरियाज में क्या होता है, लेस पॉपुलेटेड होता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कौन सा प्लेन में ज़्यादा पॉपुलेशंस है, तो ये एग्जाम्पल है, द गंगा प्लेन्स आर एमोंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, व्हाइल द माउंटेन जोन्स इन द हिमालयाज आर स्कार्सली पॉपुलेटेड। मतलब वहाँ पर लेस पॉपुलेटेड है, माउंटेन हिमालयास में लेस पॉपुलेटेड है और गंगा प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेटेड है। गंगा प्लेन्स कौन सा है, गंगा प्लेन्स अगर आप देखोगे तो गंगा प्लेन्स आपको दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इसमें पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है, प्लेन एरिया, ये गंगा प्लेन्स है। क्लियर। नेक्स्ट हम जाते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट आप देखिए, क्लाइमेट के लिए देखिए, जहाँ पर ज़्यादा हॉट है, एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है, जहाँ पर ज़्यादा हॉट है वहाँ पर लोग नहीं रहते, डिज़र्ट एरिया में लोग नहीं रहते। क्लियर। और जहाँ पर ज़्यादा कोल्ड है, ग्रीनलैंड जैसे है, ओके, नॉर्थ पोल का जो एरिया है, अंटार्कटिका जो है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं रहते। ओके, लोग कहाँ रहते हैं, जहाँ पर कंफर्टेबल क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट क्या होना चाहिए, क्लाइमेट कंफर्टेबल होना चाहिए। क्लाइमेट जब कंफर्टेबल होता है वहाँ पर लोग रहते हैं। कंफर्टेबल का मतलब जिस एरिया में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा हॉट भी नहीं है और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है। ओके, तो वहाँ पर लोग रहते हैं। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल क्लाइमेट में रहते हैं। और कंफर्टेबल क्लाइमेट कहाँ मिलता है, तो मैं एक मैप दिखाता हूँ, वही मैप हमारा पुराना जो मैप है उसमें ही दिखा देता हूँ। कंफर्टेबल क्लाइमेट, ये जो रीजन है मेडिटेरेनियन रीजन, ये जो सी है ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, बीच का जो सी है वो सी का नाम है मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन सी। तो इस रीजन के आसपास में ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, तो मेडिटेरेनियन रीजन जो होता है उसमें लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं। क्लियर। तो ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन में रहते हैं। तो हम देखते हैं क्लाइमेट में, ये देखिए क्लाइमेट, थोड़ा बड़ा कर दूँ, हाँ ये क्लाइमेट, एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट or cold desert are uncomfortable for the human habitations. Okay, areas with a comfortable climate where there is not much seasonal variation attract more people. मतलब जहाँ पर comfortable climate है, जहाँ पर ज़्यादा hot भी नहीं है, ज़्यादा cold नहीं है, वहाँ पर लोग रहते हैं। Areas with very heavy rainfall or extreme and harsh climate have low population. जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है और harsh climate है, तो वहाँ पर लोग क्या रहेंगे, कम रहेंगे। कौन सा रीजन में क्लाइमेट अच्छा होता है और लोग ज़्यादा रहते हैं, ये एग्जाम्पल में आप दे दीजिएगा। एग्जाम्पल, मेडिटेरेनियन रीजन। ओके, मेडिटेरेनियन रीजन हायर इनहेबिटेड मतलब पीपल फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लेजेंट क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन रीजन में प्लेजेंट क्लाइमेट है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है सॉइल। नंबर 4 है कौन सा है, सॉइल है। तो सॉइल में के बारे में देखिए, सॉइल तो आप जानते हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, फर्टाइल सॉइल। तो फर्टाइल जो सॉइल होता है, ओके, फर्टाइल जो सॉइल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो लोग जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होता है लोग वहाँ पर रहते हैं क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। ओके, जहाँ पर आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगा वहाँ पर लोग ज़्यादा दिखाई देगा।
तो हम देखते हैं। सॉइल, fertile soils are important for agriculture and allied activities. Therefore, areas which have fertile loamy soils have more people living on them. जहाँ पर fertile loamy soil मिलता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। As this can support intensive agriculture, वहाँ पर intensive agriculture किया जा सकता है। तो यहाँ तक दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा geographical factor। geographical factor आपका हो गया। तो geographical factor को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये देखिए geographical factor, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म जहाँ पर प्लेन एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, हिली माउंटेन्स एरिया में लोग नहीं रहते ज़्यादा। तो प्लेन एरियाज़ का एग्जांपल आप कौन सा देंगे? द गंगा प्लेन्स। इसीलिए ये जो चार्ट है अच्छी तरह से लिखो, पहले ये चार्ट देखो तो आप सीख जाओगे। फिर क्लाइमेट, क्लाइमेट कंफर्टेबल जो क्लाइमेट होता है, जहाँ पर ज़्यादा हॉट भी नहीं होगा, जहाँ पर ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होगा, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन रीजन में लोग ज़्यादा रहते हैं। और सॉइल में फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल जहाँ पर होता है वो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा है, और फर्टाइल सॉइल में ही लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये हो गया जोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। ये देखिए इकोनॉमिक फैक्टर, पहले है मिनरल, देन अर्बनाइजेशंस, देन इंडस्ट्रियलाइजेशंस। तो मिनरल में हम यहाँ से ही मैं समझा देता हूँ। मिनरल का मतलब तो हमको मालूम है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, कॉपर एक्सेट्रा। तो हम एक मिनरल लेते हैं स्पेशली, ये आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द अफ्रीका। तो अफ्रीका का ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट, इस कॉपर बेल्ट में मिनरल मिलता है। कौन सा मिनरल मिलता है? कॉपर। काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट, इसमें क्या मिलता है? मिनरल कॉपर मिलता है। तो जो स्किल लेबर है, जिसको कॉपर एक्सट्रैक्शन करना, मिनरल एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं, जो लेबर जानते हैं, वो लेबर क्या होता है, बहुत जगह से वो लेबर यहाँ पर आ जाता है काम करने के लिए, जॉब मिल जाता है तो लेबरर्स आ जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर इंडस्ट्री हो जाता है तो लोग ज़्यादा हो जाता है। तो मिनरल जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है, लोग आ जाता है, स्किल और सेमी स्किल लेबरर्स, वो लोग आ जाता है, और धीरे धीरे वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होता है, और धीरे धीरे लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पर मिनरल बेल्ट जहाँ पर मिलता है वहाँ पर क्या मिलता है? पॉपुलेशन ज़्यादा मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट, अफ्रीका में पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर कॉपर बेल्ट है, कॉपर मिलता है। तो स्किल जो लेबरर है, स्किल मतलब जिसको मालूम है कैसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, स्किल और सेमी स्किल लेबरर वहाँ पर आते हैं, धीरे धीरे इंडस्ट्री हो जाता है। दूसरा है अर्बनाइजेशंस। अर्बनाइजेशंस का मतलब है सिटी का ग्रोथ करना, अर्बनाइजेशंस। जैसे इंडिया में है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, अभी बेंगलोर भी है। तो लोग क्या करते हैं इंडिया में स्पेशली, आई वांट टू ड्रॉ बट लेट्स मी श्योर, थोड़ा सा ऐसे तो आपको मालूम होगा। इंडिया में मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में, कलकत्ता में, दिल्ली में लोग ज़्यादा जाते हैं। अर्बन में क्या होता है? अर्बन में हमें मालूम है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ होता है, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होता है। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अर्बन में होता है। जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, सबको जॉब मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा वहाँ पर काम करने के लिए। गुड सिविक एमिनिटीज़ मिलता है। ओके, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा जाते हैं कि जॉब ज़्यादा मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलता है। तो लोग वहाँ पर बेंगलोर, मुंबई, यहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं। तो बड़ा बड़ा जो सिटीज़ है वर्ल्ड का, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशंस का मतलब है, पहले देखा है मिनरल और इंडस्ट्रियल में थोड़ा सा डिफरेंस है। मिनरल का मतलब है, मिनरल्स मतलब कॉपर, कोल, पेट्रोलियम जहाँ मिलता है। इंडस्ट्री ऐसा भी हो है जहाँ पर मिनरल मिलता है वहाँ पर इंडस्ट्री होगा, नो डाउट। लेकिन इंडस्ट्री ऐसा भी हो सकता है, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री भी हो सकता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। ओके, तो कॉटन तो मिनरल नहीं है, तो जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी लोग जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है, मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मैं एग्जाम्पल को लेता हूँ। कोबे ओसाका रीजन, जापान का जो कोबे ओसाका इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मान लो ये इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री। ओके, तो आयरन इंडस्ट्री में लोग आगे, बहुत सारा लोग आगे, कौन सा लोग आगे आयरन इंडस्ट्री में?
लेबरर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं, इंजीनियर्स और आर्जिलर इंडस्ट्री में, इंजीनियर के साथ साथ उनका फैमिली आ गया, इंजीनियर का बच्चा भी आ गया, छोटा छोटा बच्चा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो इंडस्ट्री है उसके पास ये सब बच्चे जो है उसका क्वार्टर हो गया। इंजीनियर लेबरर फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं उनका क्वार्टर बन जाएगा। इंडस्ट्री रीजन में क्वार्टर में लोग रहेंगे, तो इंजीनियर का वाइफ फिर बच्चे भी रहेंगे। तो बच्चे वहाँ पर रहने से तो अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर एक स्कूल होना चाहिए, तो एक स्कूल हो जाएगा, एक मार्केट हो जाएगा, मार्केट प्लेस, एक मॉल, शॉपिंग मॉल हो जाएगा। ओके, फिर हेल्थ हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखिए अच्छी तरह से, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो इंडस्ट्रियल का जो लोग काम करते हैं उनके क्वार्टर, उनके लिए सेटलमेंट होगा, क्वार्टर आ जाएगा। तो क्वार्टर आएगा, लोग आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, तो बच्चे आएंगे तो वहाँ पर स्कूल हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर एक हेल्थ सेंटर हो जाएगा, एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हेल्थ सेंटर हो जाएगा, शॉपिंग मॉल भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबरर और इंजीनियर को नौकरी नहीं मिलता, बाकी उसको तो नौकरी ही मिलेगा नो डाउट, लेकिन टीचर्स को भी नौकरी मिलेगा स्कूल के लिए, डॉक्टर को भी नौकरी मिलेगा, शॉपकीपर को भी नौकरी मिलेगा, शॉप खुलेगा। तो वहाँ से बहुत सारा लोगों को एक साथ इंडस्ट्रियल बेल्ट में बहुत सारा लोगों को नौकरी मिल जाता है। तो बहुत सारा लोग वहाँ पर आ जाते हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट में। ओके, बहुत सारा लोग, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए है, ड्राइवर है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो सारे को लोगों को क्या मिलेगा, जॉब मिल जाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो एक के बाद एक पढ़ेंगे। ये है इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला है मिनरल्स। तो ये आप पेज नंबर 10 में जाइए, पेज नंबर 10 में डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते हो। तो मिनरल्स, एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। ओके, माइनिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्पावरमेंट। सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, देखो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स मूव टू दीज एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज सच गुड एग्जाम्पल्स। तो ये समझ में आ गया, मिनरल जहाँ है वहाँ पर स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स आएंगे। एग्जाम्पल काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट दे दीजिएगा। फिर आया अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का देखिए, सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मिलता है, गुड सिविक एम्यूनिटीज़। गुड सिविक एम्यूनिटीज़ का मतलब क्या है, गुड सिविक एम्यूनिटीज़ का मतलब वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, ओके, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा 24 आवर्स। तो लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं। तो ये इसके लिए एट्रैक्शन ऑफ द सिटी ड्रॉ पीपल टू द सिटीज़। तो लोग सिटीज़ में जाते हैं जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए सिटीज़ में लोग जाते हैं। इट लीड्स टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ये क्या होता है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, गांव से टाउन तक माइग्रेशन लोग आ जाते हैं। ओके, मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये देखिए मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेट एवरी ईयर। मेगा सिटीज़ का मतलब है वर्ल्ड का बड़ा बड़ा जो मेगा सिटीज़ है, जैसे वर्ल्ड का मेगा सिटीज़ आप बोलेंगे तो सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है अमेरिका में, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पर अर्बनाइजेशन, यो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके, फैक्ट्री वर्कर के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिर टीचर को भी जॉब मिलता है। तो ये देखो, इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स, सिर्फ फैक्ट्री वर्कर को जॉब नहीं, बाकी सबको भी मिलता है, बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को मिलता है, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। ये एग्जाम्पल देना है, द कोबे ओसाका रीजन्स ऑफ द जापान इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में हम जाते हैं, ये देखो नेक्स्ट में जाते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस जो एरिया है वहाँ पर लोग जाते हैं, जैसे रिलीजियस मक्का है, ओके, वृंदावन है, ओके, वाराणसी है। तो वहाँ पर लोग, जब लोग का 60 ईयर्स हो जाता है तो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। ओके, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस मतलब अगर बंगाली लोग किसी एरिया में, बंगाली लोग ज़्यादा है तो वहाँ पर भी बंगाली लोग आ जाएंगे। किसी एरिया में मणिपुरी लोग ज़्यादा है तो उसी कल्चर का मणिपुरी लोग उस एरिया में क्या होंगे, आ जाएंगे, उस एरिया में घर खरीदेंगे। तो ये कल्चरल फैक्टर्स है।
इन द नेक्स्ट लाइन देखो, इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेसेस व्हेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। जिस कंट्री में और जिस एरिया में सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, सोशल अनरेस्ट होता है, जहाँ पर लोगों एक दूसरे को मारामारी करते हैं, जैसे बहुत सारा कंट्रीज है, ओके, सीरिया है, सीरिया से लोग भाग जा रहे हैं, सीरिया का पॉलिटिकल अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट है, तो सीरिया से लोग कहाँ भाग जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में चले जा रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पर सोशल अनरेस्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट जगह में लोग वहाँ से मूव हो जाता है बाहर की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, Many a times, government offer incentive to people to live in sparsely populated areas or move away from the overcrowded places। इतना तक आपको लिखना है। तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर हो गया। ओके, तो इसके बारे में हम सम अप करते हैं, अच्छी तरह से समझने के लिए इसके बारे में हम सम अप करते हैं तो आपको मालूम होगा। ये सम अप, क्योंकि ये से 5 मार्क क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँगा, नो नीड टू वरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस। तो पहला जो फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। फिर लैंडफॉर्म्स जहाँ पर प्लेन एरिया है वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, माउंटेन और हिल एरिया में लोग ज़्यादा नहीं रहते। एग्जाम्पल आपको देना है द गंगा प्लेन्स में लोग ज़्यादा रहते हैं। फिर क्लाइमेट कंफर्टेबल क्लाइमेट, जहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल आपको देना है मेडिटेरेनियन रीजन। तो सॉइल देना है, सॉइल में जहाँ पर फर्टाइल सॉइल मिलता है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है, तो फर्टाइल सॉइल जहाँ मिलता है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। ओके, देन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक में मिनरल है, जिस एरिया में मिनरल होता है वहाँ पर स्किल और सेमी स्किल लेबरर्स लोग आते हैं वहाँ पर। ओके, वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप होता है, तो धीरे धीरे लोग वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका, काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका। फिर अर्बनाइजेशन, सिटीज़ में पॉपुलेशंस क्यों जाते हैं, गांव से लोग टाउन में, सिटीज़ के तरफ जाते हैं, क्योंकि सिटीज़ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस बेटर होता है, गुड सिविक एमिनिटीज़ होता है, तो इसीलिए सिटीज़ में लोग ज़्यादा जाते हैं। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जांपल है कोबे ओसाका रीजन जापान। तो इंडस्ट्रियल लोग क्यों जाते हैं, इंडस्ट्रियल के आसपास में स्कूल होता है, मेडिकल होता है, ओके, तो टीचर को भी जॉब मिलता है, डॉक्टर को भी जॉब मिलता है, शॉपकीपर को भी जॉब मिलता है, बैंक भी हो जाए, बैंक एम्प्लॉयज़ की जॉब मिलता है, तो इंडस्ट्रियल रीजन के पास लोग ज़्यादा रहते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर जहाँ पर आपको दिखाई दे लोग ज़्यादा जाते हैं, रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, जिस एरिया में रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं। और लोग कहाँ से मूव आउट होते हैं, बाहर चले जाते हैं, लोग वहाँ नहीं रहते जहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। ओके, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, जिस एरिया में सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट मतलब उतल पुतल होता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट अच्छा नहीं है सोशल, तो लोगों के बीच में वहाँ पर लोग नहीं रहते, जैसे सीरिया में लोग नहीं रहते, वहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है सीरिया में, तो सीरिया का लोग भाग जाते हैं सीरिया छोड़ के, तो ये आपको देना है। तो हम जाते हैं 2-3 क्वेश्चंस हम देखते हैं। ये देखिए, एक्सप्लेन 3 इकोनॉमिक एंड 2 सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो 3 इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है और 2 सोशियो कल्चरल फैक्टर, लेकिन सोशियो कल्चरल फैक्टर में हमारा बुक में नहीं दिया है 2, तो आपको लिखना पड़ेगा बहुत कॉन्फिडेंस ले। तो इसको आपको कैसे लिखना है मैं देखता हूँ। ओके, ये देखिए हमने लिखा है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर आप डिवाइड कर दीजिए। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर को पहला जो पॉइंट है रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ऐसे एक पॉइंट देकर आप वो लाइन लिख दे, बुक देखकर लाइन लिख दीजिए। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये हो गया 1 फैक्टर। ओके, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर का। सेकेंड देखिए, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये नंबर 2 में दीजिए। पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस व्हेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, तो ये लाइन को आप एक पॉइंट लगाकर दे दीजिए, तो 2 पॉइंट हो गया। ओके, तो ये आपका मालूम हो गया। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया गया है
3 इकोनॉमिक तो आपको मालूम है, 3 इकोनॉमिक बुक से आप दे दीजिएगा, मिनरल्स, अर्बनाइजेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ये 3 इकोनॉमिक फैक्टर आपने दे दिया। सोशल का 2 फैक्टर देना है, सोशल का 2 फैक्टर रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस का 1 फैक्टर कर लिख दीजिएगा, और दूसरा सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट का दूसरा फैक्टर बोलकर लिख दीजिएगा। आप बुक देखिए, बुक देखने से आपको पूरा मालूम होगा। पेज नंबर 10 से ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आया था 2015 सेट नंबर 2 में। 2019 में देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन, ये दा नहीं, ये दैट होगा, दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड। ओके, इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है, मिनरल से, अर्बनाइजेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। फिर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर आपको लिख देना है। तो इसका कितना मार्क है, 5 मार्क्स है। ये बहुत आता है, बार बार आता है। ये 2019 सेट नंबर 1 में आया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आता है, क्लियर। तो नेक्स्ट 2018 क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा क्वेश्चन आया था, डिफाइन द टर्म डेंसिटी। डेंसिटी पहले जो वीडियो में हमने पढ़ा था, है नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, उसको डेंसिटी कहते हैं। एक्सप्लेन 4 जियोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो 4 जियोग्राफिकल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। 4 जियोग्राफिकल फैक्टर कौन सा है, आप देखिए, यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। 4 जियोग्राफिकल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में आपको लिखना है, लैंडफॉर्म्स के बारे में लिखना है, क्लाइमेट के बारे में लिखना है, सॉइल के बारे में लिखना है। तो इसका 4 मार्क मिलेगा, और डेंसिटी का डेफिनेशन देने से 1 मार्क मिलेगा। 4 + 1 = 5 मार्क मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन आया है उसमें बोला गया है, देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर का 3 फैक्टर लिखो, और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर का 2 फैक्टर लिखो। ये 3 फैक्टर के लिए 3 मार्क, और 2 फैक्टर के लिए 2 मार्क, टोटल 5 मार्क। तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर मैंने जैसे बोला था, 2 फैक्टर आप बनाकर लिखो, बुक में जो है उसको सिर्फ बनाकर लिखो। तो कैसे बनाते हैं, अगर बुक में होता है तो हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, ये बुक लीजिए, इसका 2 फैक्टर बनाना है, इसका 2 फैक्टर बना, पहले से बनाकर सीखो, नहीं तो एग्ज़ाम में 2 फैक्टर बोल देगा। पहले इसको 1 फैक्टर बनाना। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट फैक्टर है रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, बोलकर 1 फैक्टर हो जाएगा। रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस बोलकर डैश देकर सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये दे देना। सेकेंड जो फैक्टर है उसका नाम दोगे सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, ये देना, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट देकर ये लाइन लिख देना। इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो ये आपका 2 फैक्टर हो जाएगा, तो इसमें 2 मार्क मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो पोर्शन से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।